नेक्स्ट हो गया है कि हम लोग जो है ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर है, फ्लोरा हम लोग पढ़ रहे हैं और फौना हम लोग पढ़ रहे हैं। और अभी जस्ट हम लोग पता किए कि क्या डिफरेंस होता है एक फ्लोरा और फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट जो है एक जनरल टर्म है अबाउट द ऑक्यूपेंट्स ऑफ काइंड ऑफ ट्री और वेजिटेशन फाउंड इन एन एरिया। बट इफ वी identify those trees by their species name or by their biological species and genetic characteristic, then we are studying about flora. Likewise, there are a lot of animals, लेकिन वो एनिमल कौन से कैटेगरी में पाए जाते हैं, उनकी स्पीसीज क्या है, नस्ल क्या है और उनके जेनेटिक प्रॉपर्टीज फीचर्स क्या है, तो हम उनको फौना के स्टडी में या फौना के बारे में जानना, यही सब कुछ होता है। ऑलराइट, ये हो गया दो टॉपिक, फ्लोरा एंड फौना। और ये टाइम टू टाइम वेरी करता है एक एरिया में। विंटर सीजन में अलग मिलेगा लिस्ट, रेनी सीजन में अलग पेड़ पौधे मिलेंगे, समर सीजन में कुछ पेड़ पौधे कम हो जाते हैं। तो इस तरह से एक ही जगह में, गया में समर सीजन के फ्लोरा फौना वेरी करता है, फिर वो रेनी सीजन में वेरी करता है, फिर वो विंटर में वेरी करता है। और ऐसा ही दुनिया के हर जगह में सीजन टू सीजन फ्लोरा और फौना वेरी करता है। इसी वजह से इसकी स्टडी कंटिन्यूअसली करते हैं और तब हम एक जनरल टर्म पर आते हैं। जब इनकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तब हम एक जनरल टर्म फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग किताब लिखते हैं। मेनली स्कूल के बच्चों के लिए जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर जो है इसीलिए रखा जाता है क्योंकि उनको जनरल मैनर में पढ़ाया जाता है। और स्पेसिफिकली जब तुम मान लो कि साइंस में पढ़ते हो तो थोड़ा डिटेल तुमको ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ऑलराइट, यही सब बातें हैं। और कुछ कुछ बच्चे जो है अभी भी एडमिट करने के लिए अपना ये कर रहे हैं रिक्वेस्ट। तो अभी तक टोटल जो है 20 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग मी, इट इज दैट मीन्स 19 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड मी। अब ये जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के इम्पोर्टेंस हम लोग जो है 10D में पढ़े थे। 10C वाले जो ज्वाइन किए हैं उनको भी जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंस। तो खाली हम शॉर्टकट में लिखेंगे, छोटा राइटिंग बोर्ड है इसीलिए इंपॉर्टेंस लिख दे रहे हैं फॉरेस्ट का। और इधर में वाइल्ड लाइफ के इंपॉर्टेंस लिख लेंगे कुछ। ये 10D के बच्चे आज पढ़ चुके हैं क्लास में, बस यहाँ जल्दी जल्दी मेंशन कर लेंगे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस, बाकी हम बता दे रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि वो अपने फूड खुद बनाते हैं, इसलिए वो एक यूनिक फीचर है उनका। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो ऑटोट्रॉफ है और वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए वो बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि जो ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट, ये वाइल्ड लाइफ को अपने मतलब घर प्रोवाइड करते हैं। तो सारे दूसरे जो हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है या एनिमल किंगडम है या वाइल्ड लाइफ है, वो जो है फॉरेस्ट पर जो है डिपेंडेंट है क्योंकि उनको वहां अपना उनको हैबिटेट मिलता है। तो हैबिटेट वो एरिया है जहां वो सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां उनको अपना खाना मिल जाता है, जहां उनके बच्चे सेफ है, जहां वो अपने बाकी पूरे जिंदगी आराम से गुजार सकता है। तो हैबिटेट जो है एक फिजिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, एक एरिया होता है जहाँ पे उनको एनिमल्स को अपना उनको लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी सारे रिसोर्सेस मिल जाते हैं। जानवर जो है वो अपने बच्चों को वहां पे जो है वहां पे सुरक्षित पाल सके, उनको फूड अवेलेबल हो, शेल्टर अवेलेबल हो, यही उनका हैबिटेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया इम्पोर्टेंस में कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो जो है बहुत सारे जो एनवायरमेंटल कंट्रोल बोल सकते हैं फॉरेस्ट के द्वारा। फॉर एग्जांपल वो जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, वो जो है वाटर को जो है फ्लड आने समय उनके पेड़ पौधे जो है सारे पानी को जो है डाइवर्ट करते हैं और उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और फ्लड कंट्रोल में भी वो काम आता है। जहाँ वन जंगल है वहाँ जो है फ्लड भी कंट्रोल होता है। तो वो एनवायरनमेंट को भी अपने आसपास के जो है वो प्रोटेक्ट करता है।
सॉइल में मॉइस्चर को जो है कंजर्व करते हैं, इट कंजर्व्स द सॉइल मॉइस्चर, इट रिटेन्स द वाटर इन द सॉइल फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक खुले हुए जमीन में एक मग पानी गिरा देंगे और पेड़ के नीचे एक मग जो है पानी गिरा देते हैं, जो खुले में है वो जल्दी सूख जाएगा, लेकिन जो पेड़ के नीचे छांव में पानी है वो सॉइल में ज्यादा देर तक सॉइल में टिका रहता है, बना रहता है, यानी सॉइल की नमी ज्यादा देर तक बनी रहती है। इस तरह जो सॉइल में मॉइस्चर होगा, जो सॉइल में पानी का अंश ज्यादा होगा, वो सॉइल ज्यादा बेहतर है प्लांट के लिए, और वो सॉइल की क्वालिटी भी बेटर होती है। तो ये हो गया एक इम्पोर्टेंस। और जो फॉरेस्ट होते हैं वो सॉइल इरोजन से भी बचाता है, जैसे उनके रूट होते हैं वो सॉइल को बाइंड करते हैं, है ना, दे एंकर द सॉइल, दे बाइंड द soil through their root. The forest or the trees in the forest, they bind the soil with the help of their root, and they do not allow it to move, or they do not allow it to get eroded easily. इसी वजह से जो है फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सॉइल को भी प्रोटेक्ट कर लेता है। ऑलराइट, तो ये सब जो है हो गया हम लोगों का फॉरेस्ट का, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो जो है सॉइल इरोजन, सॉइल मॉइस्चर, फ्लडिंग, क्या ये जो है साइक्लोन का भी ताकत को कम करते हैं? आंसर इज यस। साइक्लोन आने पर जो नुकसान हो सकता है किसी इलाके में, मान लो साइन बोर्ड है, इलेक्ट्रिक वायर है, ट्रांसमिशन लाइंस है, और पोल्स है, और एनी अदर काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो वो जो साइक्लोन के फोर्स होते हैं उनको भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है फॉरेस्ट। अगर कोई कोस्टल एरिया में जंगल है, टाइडल फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा जंगल है, तो उनके पेड़ टूटते हैं, उनके ब्रांचेस टूटते हैं, और इससे वो जो है रेसिडेंशियल एरिया को बचा लेते हैं। तो एक समय अगर साइक्लोन का इम्पैक्ट अगर बढ़ता है या घटता है, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन दैट एरिया। इफ फॉरेस्ट कवर इज हेल्दी, इफ फॉरेस्ट कवर इज very high percentage of forest cover is there, the damaging effect of the cyclone is minimum or very less as compared to those areas which are open or which do not have much forest cover. तो ये सारे हो गए। और क्या है, क्या कोई डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहां पे बालू जो है वो लगातार फैलता रहता है। हम लोग देखे हैं, एक ट्रैक्टर बालू अगर लाके कहीं गिरा देते हैं तो वो बालू धीरे 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 बिखरने लगता है और वो फैलने लगता है। ऐसा ही नेचुरल डेजर्ट में भी, हॉट डेजर्ट में भी ऐसा ही होता है। विंड एक्शन से जो रेगिस्तान में जितने बालू है, यानी सैंड ड्यून होते हैं, वो माइग्रेट करते हैं, वो स्प्रेड आउट करते हैं। तो डेजर्ट जो है धीरे 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 आसपास के एरिया को निगल लेता है। हेल्दी सॉइल है या हेल्दी एरिया है तो वो भी डेजर्ट के चपेटे में आ जाता है, उसको धीरे धीरे डेजर्ट निगल लेते हैं। लेकिन अगर हम कैक्टस का, अगर मान लो कि एक एज में कैक्टस प्लांटेशन कर दिए, फिर डेट पाम की प्लांटेशन कर दिए, फिर अकेशिया प्लांटेशन कर दिए, फिर और नॉर्मल स्पीसीज को अगर हम लोग वहां पे घेर देते हैं, तो डेजर्ट का माइग्रेशन रुक जाता है। तो डेजर्ट का स्प्रेड आउट या डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए जो है वो फॉरेस्ट जो है वो बहुत इफेक्टिव एक टूल है। तो इस तरह से हमको फॉरेस्ट के बेनिफिट मिले। बाकी टेम्परेचर, रेनफॉल मॉडिफाई करता है। जिस जगह पेड़ पौधे ज्यादा है वहां पे इवापो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। इवापो ट्रांसपिरेशन क्या है? इवापो ट्रांसपिरेशन है जिसमें जो भी प्लांट रूट वाटर को ड्रॉ करते हैं तो वो लीफ के द्वारा और फिर जो है ओपन सिस्टम में चला जाता है एटमॉस्फेयर में। जितना वाटर वेपर एक्सेस अगर मान लो पेड़ में अगर आ गया पानी सॉइल से, रूट तो लगातार पानी खींचता है। अगर पेड़ पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी वहां पे मिल जा रहा है तो पत्तों में एक मैकेनिज्म है जिसमें स्टोमेटा का प्रेजेंस से जो है वो एयर एक्सचेंज कर लेते हैं, वो वाटर वेपर को अपने सिस्टम से बाहर कर देते हैं, और ये सारा वाटर वेपर कलेक्ट होकर क्लाउड बनता है और फिर वापस बारिश होती है। तो इस तरह से जहाँ जंगल होंगे वहाँ बरसात भी होते हैं, और इस तरह से वो एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनता रहता है। बारिश होते हैं तो पेड़ पौधे के जड़ को फिर पानी मिल जाता है।
एक्स्ट्रा पानी अगर रूट ड्रॉ कर रहे हैं सॉइल से, तो ये सारा पानी फिर ट्रांसपायर हो जाते हैं, इवापो ट्रांसपायर हो जाते हैं, और ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है। ये सारी चीजें जो है वो हमको फॉरेस्ट के बारे में महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को पता चल गया, याद रखना है और हमको इसको अच्छे से समझना है। अगर किसी को डाउट रहेगा तो वो ऑफलाइन क्लास में स्कूल में भी फर्दर डिस्कस कर सकता है। तो ये हो गया। और कुछ सिंपल इंपॉर्टेंस यही है कि फॉरेस्ट जो है वो हमको फूड, क्लॉथ, शेल्टर देता है, यानी बेसिक नीड। वो हमको नौकरी देता है, लाइवलीहुड देता है। इंडिया में करीब करीब 30 to 40% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रिलेटेड एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। और ये जो है हम लोगों को एक लीफ, रूट, नट, मेडिसिन, वैक्स, टिम्बर, प्लाईवुड, पेपर और जितने तरह के फॉरेस्ट का हम लोगों को प्रोडक्ट का नाम पता है या हम लोग जानकारी रखते हैं, ये सारी चीजें हमको उपलब्ध कराते हैं। तो फॉरेस्ट से जीविका, लाइवलीहुड भी चलता है। और फॉरेस्ट से जो है हम लोगों को जो है बहुत सारे वैल्यूएबल टिम्बर मिलता है, फायरवुड मिलता है, प्लाईवुड मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हमको अपने रोजी रोटी के मामले में भी हेल्प करते हैं। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। बाकी ऑक्सीजन हम लोग को मिलता ही है, फॉरेस्ट की वजह से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। और हमारे द्वारा रिलीज किया गया CO2 को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनको CO2 चाहिए, हमें O2 चाहिए, तो एक दूसरे के हम लोग जो है प्रतिपूरक बन जाते हैं और एक दूसरे की जरूरत को पूरा करके हम लोग जो है इस प्लेनेट में अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर। तो अब हम थोड़ा बहुत वाइल्ड लाइफ के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है? चलो, सबसे इजी है ट्रांसपोर्ट। बुल्लक कार्ट, बुल्लक कार्ट में बुल रहता है, उसको लॉक करते हैं और एक कार्ट के साथ जोड़ देते हैं, और लोगों ने बुल्लक कार्ट का यूज किया शुरुआत में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो आज भी कैमल है, हॉर्सेस है, डोंकी है ना, बुल है, ऑक्स है, जिनको हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो और क्या क्या हम लोग को फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस मिलता है वाइल्ड लाइफ का? वाइल्ड लाइफ का इंपॉर्टेंस और क्या क्या है? जैसे हो गया मीट, मिल्क, एकदम बेसिक क्लास 3, 4, 5 में ये सब पॉइंट पढ़े थे। मीट, मिल्क मिलता है, हनी मिलता है, और क्या मिलता है? वूल मिलता है, और क्या मिलता है? सिल्क मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? हम लोगों को लेदर मिल सकता है। ये सारी चीजें जो है वैल्यूएबल एनिमल प्रोडक्ट होता है जो हम लोगों को से मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो सिल्क वर्म है, तो सिल्क वर्म पत्ते खाते हैं और फिर वो सिंथेसाइज करते हैं सिल्क को और उसको कून बुन लेते हैं और उससे हमको सिल्क मिल सकता है। तो इस तरह से हमको जो है वाइल्ड लाइफ से कुछ चीजें मिल जा रही है, जिससे यहाँ भी नौकरी मिल रहा है, यहाँ भी रोजी रोटी चल रहा है, लाइवलीहुड है, अर्निंग है, हमारे कमर्शियल एक्टिविटी डिपेंड होते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या है इम्पोर्टेंस? ये जो है हम लोग का मेडिसिनल रिसर्च में काम आता है। मेडिसिनल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो हम लोग वैक्सीन लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन आर टेस्टेड ऑन एनिमल। और ये बहुत सारे हम लोग जो दवाई वगैरह, वैक्सीन वगैरह लेते हैं, खोजते रह रहे हैं, वो जानवरों का बॉडी का प्रोटीन है ना। कोई जानवरों का बॉडी का प्रोटीन है या विनम है जो हमारे लिए एक केमिकल कंपाउंड है, और उससे हम दवाई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दवाई बनाने के बाद टेस्टिंग भी करते हैं, तो हम हमारे जैसा सिमिलर अगर कोई स्पीसीज है, मिलता जुलता स्पीसीज है, तो उनके बॉडी में हम लोग सुई डाल के, दवाई डाल के एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, और इस तरह से हम लोग जो है जानवरों का इसलिए महत्व को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास इम्पोर्टेंट? इनसे जो है हम लोगों को और क्या बेनिफिट हो सकता है? इकोलॉजिकल बैलेंस, बहुत बेसिक पॉइंट है। इकोलॉजी में बैलेंस में क्या काम करते हैं ये लोग? जितने हर्बीवोर है उनको कंट्रोल करने वाले कार्निवोर होते हैं।
कार्निवोर को कंट्रोल करने वाले टॉप कार्निवोर होते हैं। और इस तरह से जो है सब इकोसिस्टम में फूड या फूड चेन या फूड वेब के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे की संख्या, एक दूसरे के पॉपुलेशन को वो कंट्रोल करते हैं। अगर कोई कार्निवोर नहीं रहेगा तो हर्बीवोर का पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रो करेगा और वो आसपास के सारे जितने पेड़ पौधे वनस्पति है सबको खा के खत्म कर देंगे और फिर मारपीट करके मरेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म ये कहता है कि अगर कार्निवोर नहीं होगा तो हर्बीवोर की संख्या बढ़ जाएगी, वो अपने आसपास के अवेलेबल फूड को खत्म कर देंगे और फिर लड़के मर जाएंगे। तो उससे अच्छा है एक सिस्टम है, एक डिजाइन है जिसमें हर्बीवोर को रेगुलेट करने के लिए कार्निवोर को बनाया गया है और कार्निवोर को रेगुलेट करने के लिए टॉप कार्निवोर और ओमनिवोर बनाए गए हैं और जिन उनकी संख्या धीरे धीरे घटती जाती है। और इसको हम लोग 10% लॉ भी बोलते हैं और इसी से इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। एक इकोसिस्टम एफिशिएंट तब है जब नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि पेड़ पौधे वनस्पति की अवेलेबल मास, बायोमास बोल सकते हैं, कितना फूड अवेलेबल है थ्रू प्लांट एंड अदर फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन, उसका 10% ही ट्रांसफर होता है हर्बीवोर के पास। और हर्बीवोर से कार्निवोर तक 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है थ्रू फूड। यानी कि जितने प्लांट है उसके क्वांटिटी का केवल 10% ही हर्बीवोर सर्वाइव करता है, सस्टेन करता है संख्या में। और नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल में जब हम कार्निवोर की संख्या देखते हैं वो हर्बीवोर से 10 गुना कम रहे तो वो नॉर्मल है, नेचुरल है। वो शिकार करेगा, 10 दिन में एक बार शिकार करके खाएगा तो 10 दिन तक आराम करेगा, फिर उसके बाद वो प्लान करता है कि कैसे कोई जानवर को मारेंगे। और इन लोगों का मारने का जगह होता है कोई पानी के जगह, जहाँ पानी पीने पहुंचते हैं वहां अटैक ज्यादा होता है क्योंकि पानी सबको चाहिए। पानी के जगह नदी के किनारे, झील के किनारे, दलदल के आसपास में जो है हर्बीवोर और कार्निवोर अपना प्लान को जो है एग्जीक्यूट करते हैं, एक जान बचाने के लिए, एक जान लेने के लिए वहां पहुंचते हैं। और ये इकोसिस्टम है और ये इकोसिस्टम का नियम है, नॉर्मल नेचुरल एक तरह का सिस्टम है या फिनोमिना है। ठीक है, तो ये सारा हो गया, इकोलॉजिकल बैलेंस है, मेडिसिनल रिसर्च है और तरह तरह के प्रोडक्ट हमको मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। और कुछ है इन लोगों का फॉरेस्ट का डिस्पर्सन। एक वन जंगल को फैलाने में, बिखेरने में, स्प्रेड करने में वो जानवरों का वहां पे भी योगदान है, अवदान है। वो क्या करते हैं, कोई फ्रूट तोड़े हैं, कहीं वो पॉलिनेशन में काम आ रहे हैं और इस तरह से जो है वो सीड को डिस्पर्स कर देते हैं और इस तरह से जो है जंगल का विस्तार होता है, वो एरिया वाइज फैलने लगते हैं, एक छोटा जंगल बड़े जंगल में कन्वर्ट होता है। तो वो पॉलिनेशन होता है और डिस्पर्सल होते हैं सीड के, और ये यहाँ जानवरों का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट लिखे थे, वही है सॉइल इरोजन को। ये यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या क्या करता है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, फ्लड कंट्रोल, प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन, ब्रेक द फोर्स ऑफ साइक्लोन्स, फोर्स ऑफ साइक्लोन्स। और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोगों को जो है लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, लाइवलीहुड टू रूरल रूरल कम्युनिटी, जो गांव में रहते हैं उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट। इस तरह से बेसिक इंपॉर्टेंस है। फिर O2 और CO2, O2 एंड CO2 एक्सचेंज। सीधा बात है, दे प्यूरिफाई द एयर, दे प्यूरिफाई द एयर एंड कंट्रोल पॉल्यूशन।
इतनी सारी चीजें जो है हमको इम्पोर्टेंस में पता चल गया, बुक में भी मेंशन्ड है। और इस तरह से इसको हम लोग जो है मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, टीवी में और भी तरह तरह का जो है इंफॉर्मेटिव चैनल्स है, एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी है, नेशनल ज्योग्राफी का, उस चैनल में अक्सर यही सब टॉपिक आता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट। नेक्स्ट है फ्लोरा फौना, हम बता दिए हैं क्या मीनिंग है। और हमारे इंडिया में, इंडिया छोटा कंट्री तो नहीं है, इट इज वन ऑफ द 7th लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड इट इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अब हिमालय का फ्लोरा फौना बिल्कुल अलग होगा, ट्रॉपिकल एरिया में अलग होगा, कोस्टल एरिया में अलग होगा, इंटीरियर ऑफ आवर कंट्री जो होंगे, जो कि जैसे हो गया मध्य प्रदेश हो गया, और इस तरह से छत्तीसगढ़ हो गया, और इस तरह से थोड़ा सा इंटीरियर पार्ट में कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब जो स्टेट है वहाँ के फ्लोरा फौना अलग होंगे। और कोस्टल एरिया हो गया, सुंदरबन डेल्टा हो गया, और भी इस तरह से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा हो गया, वहाँ का भी जो है फ्लोरा फौना चेंज हो जाएगा। हिमालयाज में भी अलग हमको जो है पेड़ पौधे की नस्ल और जानवरों की नस्ल मिलेंगे। इंडिया के डेजर्ट के आसपास में हमको फ्लोरा फौना जो है अलग मिलेगा। नॉर्दर्न प्लेन्स पूरा साफ हो चुका है फ्लोरा फौना के मामले में, अब केवल इंसान एक स्पीसीज है जो इंसान ही इंसान दिखते हैं, और उनके द्वारा डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो है हमको दिख जाता है। अगर हम गाय भैंस पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, तो वो दिख जाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल नेचुरली जो अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल्स है, इन दोनों का लगभग सफाया खात्मा हो चुका है इंसान द्वारा। और ये एक नया टॉपिक है कि ह्यूमन बींग्स जो है ऐसे ही स्प्रेड करता रहा, घर बनाता रहा, दूसरे का घर छीनता रहा, दूसरों को खत्म करता रहा। तो हम वही बोल रहे हैं जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ कम हो गए संख्या में हर्बीवोर्स में, कोई कार्निवोर नहीं है और हर्बीवोर की संख्या बढ़ रही है, तो पहले वो खाना खत्म करते हैं और फिर खुद लड़के मरते हैं। तो हम भी एनिमल है, हम लोग केवल एक वर्ड सोशल लिख लिए अपने नाम में, लेकिन है तो हम लोग एनिमल ही। और हमारा अंत को भी कोई रोक नहीं सकता है अगर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर हम पेड़ पौधे जानवरों को नहीं बचाते हैं तो हम लोग खुद मरेंगे। क्यों, हम आज क्लास में भी बोले थे 10D में कि बहुत से जानवर है, बहुत से ऐसे प्लांट और एनिमल है, उनका इकोसिस्टम वाला रोल अभी भी हम नहीं समझ पाए हैं। अगर इस प्लेनेट में वो एग्जिस्ट करता है तो कोई ना कोई वो काम जरूर कर रहा है, हम नहीं